तो ध्यान देंगे सभी लोग। तो इसके पहले 2 क्लास हुआ था, मैंने 2 क्लास में आपको बाइनरी अर्थमेटिक मैंने बताया था, कन्वर्जन बताया था, राइट। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग, नहीं ठीक है। जिनका क्लास छूटा हुआ है वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वो जरूर देखेंगे। मैं ग्रुप पे भी भेज देता हूँ, दोनों क्लास का मैंने भेज दिया है ना, ग्रुप में भी चला गया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को जानना होगा सी प्रोग्रामिंग का, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग का सिलेबस, सी प्रोग्रामिंग में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, उस चीज को भी जानना होगा, राइट। तो उतना लिखना पॉसिबल नहीं है। अगर क्लास पूरी तरह से ऑफलाइन चलता था तो मैं बोर्ड पे ही लिख देता था क्या क्या सिलेबस है, लेकिन मेरे द्वारा पढ़ाया गया, ठीक है, नोट्स है आपके सीनियर का, सी हैंड रिटन, ठीक है, उसी को देखते हुए मैं बता देता हूँ, ठीक है। और मैं फिर आपको उस पीडीएफ को भी मैं क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा ना। तो यस सर। 1 मिनट। तो राइटिंग सही आपको पता चलेगा, पता चल रहा है ना, या ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो चीज हम लोग को पढ़ना है वो है आपका ओवरव्यू ऑफ सी में। ओवरव्यू ऑफ सी में हम लोग को पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ सी, ठीक है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग का हिस्ट्री क्या कहता है, सी प्रोग्रामिंग किस लिए बनाया गया, सी के पहले और कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, ठीक है, उसका क्या एडवांटेज है, क्या फीचर्स है, क्या ड्रॉबैक्स है, उसका एप्लीकेशन कहाँ पे सी प्रोग्रामिंग को हम लोग यूज करेंगे, राइट। फर्स्ट यूनिट हमारा यही है। सेकेंड यूनिट है आपका टोकेन्स। किसी भी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम करने के पहले हम लोग को जानना होगा टोकेन्स। टोकेन्स एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग का। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो वहां पे वेरिएबल यूज करना होगा, कांस्टेंट यूज करना होगा, ऑपरेटर यूज करना होगा, डेटा टाइप्स यूज करना होगा। जब तक ये सब सारा टर्मिनोलॉजी आप नहीं सीखेंगे तब तक आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। तो टोकेन्स में हम लोग को पढ़ना है, बहुत तरह का कैरेक्टर सेट होता है जिसको अभी आप आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं जानते हैं। कीबोर्ड का बहुत सारा ऐसा कैरेक्टर है, अगर मैं नाम पूछूंगा तो आप हो सकता है कि नहीं बता पाएंगे। तो कैरेक्टर सेट का नॉलेज होना चाहिए, कांस्टेंट क्या होता है उसका नॉलेज होना चाहिए, वेरिएबल है, ऑपरेटर है, डेटा टाइप है, आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कीवर्ड्स है, एस्केप सीक्वेंस है, टाइप स्पेसिफायर है, कमेंट है, एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये टोकन्स है, राइट। अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, तुम बताओ। मैथमेटिक्स में आप एक्सप्रेशन भी पढ़े हो और इक्वेशन भी पढ़े हो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, तुम बताओ, कोई भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स, हाँ बताइए, इक्वेशन जैसे एक फॉर्मूला खड़े होकर बताइए, दिक्कत हो रही है, हाँ चलो। एक फॉर्मूला लिखा हो तो वो हो गया, एक इक्वेशन हो गया, और फॉर्मूला कैसे बना उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। नहीं, और हाँ तुम बताओ। इक्वेशन हुआ कि अगर इक्वल टू लग गया तो एक्सप्रेशन, तो इक्वेशन बन जाता है। वेरी गुड। वो इक्वल टू नहीं लगता तो एक्सप्रेशन। इक्वेशन मस्ट बी इक्वेटेड। अगर उसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अगर आप इक्वेट कर देंगे तो क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। और जब तक उसको इक्वेट नहीं किया गया है वो एक्सप्रेशन है।
ए प्लस बी प्लस सी को क्या हम इक्वेशन कह सकते हैं? दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या हो गया? इक्वेशन। या एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड क्या हो गया? इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन मस्ट बी इक्वेटेड, इक्वेशन मस्ट बी इक्वेटेड, और जबकि एक्सप्रेशन इक्वेट नहीं होता है, राइट? ठीक है, चलिए इसके बाद टोकन्स के बाद फिर आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम में सी प्रोग्राम कैसे लिखोगे, प्रोग्राम का क्या सिंटेक्स होगा, ठीक है। सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, कंपाइलर का नीड होगा। कैसे कंपाइलर को इंस्टॉल करोगे, कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराओगे, वो चीज तुम पढ़ोगे। उसके बाद यहाँ पर टॉपिक चेंज है, जो इस तरह का साइन बनाया है बच्चा, यहाँ पे टॉपिक क्या है? चेंज है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में तुम देखोगे, हाँ बोलो। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ऑनलाइन स्टूडेंट जब भी बोलिए तो सबसे पहले आप हैंड रेज कीजिए, ताकि मुझे पता चलना चाहिए कि कौन स्टूडेंट बोल रहा है। ठीक है, बोलने के पहले हैंड रेज कीजिए। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में तुम देखोगे कैसे हम लोग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वो चीज अभी आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में प्रिंटफ है, स्कैनफ है। ठीक है, अभी सभी सिलेबस को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप नहीं समझिएगा। जैसे मान लो कि कंसोल पे अगर आपका नाम प्रिंट कराना है, बात को समझिए, तो वहां पे कोई फंक्शन यूज करोगे ना, तो ये सब तुम्हारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है। ठीक है, प्रिंटफ और स्कैनफ। उसके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ोगे। उसके बाद एरे है, यहाँ पे ये केवल चैप्टर का नाम है। ठीक है, स्ट्रिंग हैंडलिंग है, स्ट्रिंग हैंडलिंग में मुझे इतना देखना है। उसके बाद फंक्शन चैप्टर है, देख रहे हो। इसके बाद तुम्हारा पॉइंटर चैप्टर है, पॉइंटर। ठीक है, उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमारा यहाँ पे यूनियन है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कमांड लाइन आर्गुमेंट। फिर है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। फिर है यूजर डिफाइंड हेडर फाइल। फिर है लाइब्रेरी फंक्शन, और फिर है लास्ट में फाइल हैंडलिंग। ठीक है, और ओवरव्यू ऑफ ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग। सी में आपको ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं ओवरव्यू बता दूंगा कि प्रोग्रामिंग हम लोग कैसे करते हैं। एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ बोलो दिलीप। हेलो, हाँ हाँ चलो ठीक है, हम बात कर लेते हैं। ठीक, ठीक है, ओवरव्यू ऑफ ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग। ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग कहने का मतलब क्या है? आप ऐसा प्रोग्रामिंग कर सकते हो सी में, जैसे आप डिफरेंट टाइप का शेप क्रिएट करना चाहते हो, फ्लैग, अम्ब्रेला, ह्यूमन फेस बनाना चाहते हो, कार डिजाइन करना चाहते हो, ग्राफिक्स कंपोनेंट अगर बनाना चाहते हो, तो भी आप सी में क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। कोई अगर गेम एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए सी का पूरा ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग आपको जानना होगा, जो आपके सिलेबस में नहीं है। एग्जाम में सी का ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर तुम अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो कि हम सी में भी ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग करना जानते हैं, ठीक है, तो लास्ट जैसे ही सिलेबस हमारा समाप्त होगा, तो उसके बाद मैं ओवरव्यू ऑफ ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग में बता दूंगा। कंप्लीट ग्राफिक्स नहीं, लेकिन कैसे ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं। जैसे सपोज अगर मैंने एक बता दिया कि ओवल कैसे डिजाइन होता है, तब आप ओवल जब डिजाइन करना जान जाओगे, तो ये भी तुम खुद से सीख सकते हो कि स्क्वायर कैसे डिजाइन होगा, सर्कल कैसे डिजाइन होगा। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, वो चीज, यही आपका सिलेबस है, और यहां से स्टार्ट होता है आपका। ठीक है, ये चीज सबसे पहले मैंने बोला था कि सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ सी हम लोग देखेंगे। आज के क्लास में हम लोग ओवरव्यू ऑफ सी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हर टर्म को आप समझते चलिएगा। यहाँ पे जो भी टर्म, जहां कुछ प्रॉब्लम होगा, आप इमीडिएटली पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लर्निंग फेज में है, जहां प्रॉब्लम होगा वहां पे इमीडिएटली पूछना है। मैंने पहले भी आपको बताया था। हिस्ट्री ऑफ सी कहने का मतलब कि सी का हिस्ट्री क्या कहता है, सी प्रोग्रामिंग क्यों डेवलप किया गया,
सी किस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी के पहले कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, ठीक है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग डेवलप करने का मेन पर्पस क्या है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री ऑफ सी आप देख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं, अगर नहीं पता चल रहा है ना, चलिए। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि सी इज ए हाई लेवल एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो इट इज कॉल्ड मिड और मिडिल लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे दो टर्म है, ठीक है, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। कोई इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हो सकता है कि ब्रिज में आप कुछ क्लास किए हों, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप कंप्यूटर फंडामेंटल में भी उस टर्म को आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कैटेगरी है, ठीक है। सबसे पहले लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया, जिसको हम लोग मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। सबसे पहले क्या आया? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हम लोग मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। तो आप जानते हैं ना कि कंप्यूटर 0 और 1 को ही समझता है, कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम को ही समझता है। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग को हम लोग मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, बाइनरी लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि मशीन लेवल में जो भी प्रोग्रामिंग होता था 0 और 1 फॉर्मेट में होता था। किस फॉर्मेट में होता था? 0 और 1 फॉर्मेट में होता था। प्रोग्रामर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखता था, प्रोग्रामर जो भी प्रोग्राम्स लिखता था, वो कंप्यूटर डायरेक्ट समझता था, क्योंकि डायरेक्ट वहां पे प्रोग्रामिंग किस में होता था? मशीन लेवल में होता था, 0 और 1 में। लेकिन वो प्रोग्राम लो लेवल प्रोग्रामिंग में लिखा गया प्रोग्राम, मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम यूजर फ्रेंडली नहीं होता था। यूजर फ्रेंडली कहने का मतलब कि यूजर को समझने में प्रॉब्लम क्रिएट होता था। आ रही बात समझ में? यूजर को समझने में क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, ठीक है। तो उसी को फिर इंप्रूव करके, मशीन लेवल को फिर इंप्रूव करके लाया गया असेंबली प्रोग्रामिंग। कौन सा लाया गया? असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो आप कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़ोगे। असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाया गया। उसमें क्या सुधार हुआ कि उसमें जो भी सोर्स कोड लिखा गया, उसमें निमोनिक्स यूज होता था। निमोनिक्स का मतलब होता है यहाँ पर, ठीक है, डिफरेंट टाइप का सिंबल, ठीक है, सिंबॉलिक। जैसे एडिशन तुमको निकालना है, 2 नंबर को ऐड करना है, तो वहां पर ADD ऐड। सब्ट्रैक्शन निकालना है, SUB। मल्टीप्लिकेशन निकालना है, मल्टी, MULTI। डिवीजन निकालना है, DIV। दैट इज कॉल्ड निमोनिक्स, ठीक है। MNE। अगर मैं यहाँ पर नोट पैड भी लिख देता हूं, जो वर्ड आपको रहे उसको जरूर आप नोट किया कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ठीक है, निमोनिक्स। ये एम साइलेंट रहता है, ठीक है। इसका मतलब स्पेशल सिंबल। यूज्ड इन असेंबली प्रोग्रामिंग। ये कहाँ यूज होता है? किस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है निमोनिक्स। तो असेंबली प्रोग्रामिंग आया, कंप्यूटर डायरेक्ट किसको समझता है? मशीन लेवल प्रोग्रामिंग को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, राइट, ठीक है। अब असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्रामर सोर्स कोड लिखते थे, क्या वो डायरेक्ट कंप्यूटर समझ जाएगा? नहीं, कंप्यूटर तो एक ही भाषा समझता है, बाइनरी सिस्टम। तो असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कैसे आएगा? तो वहां पर क्या लगा हुआ है? ट्रांसलेटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ट्रांसलेटर, जो एक सोर्स कोड को दूसरे सोर्स कोड में क्या करता है? कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगर आप कहीं पर भी जाएंगे, जैसे अब मान लो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अगर कहीं जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, तो वहां पर फ्रेंच उनको जानना जरूरी है ना। लेकिन वो इंग्लिश में भाषण दे या हिंदी में भाषण दे, तो हर कंट्री का अपना अपना क्या है? ट्रांसलेटर वहां पर है। उसको क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा, तभी ना समझ में आएगा। आई बात समझ में? ठीक है। आप हिंदी इंग्लिश समझते हो, अदर लैंग्वेज नहीं समझते हो, तो ट्रांसलेटर का नीड होगा। तो यहाँ पर एक ट्रांसलेटर आया, उस ट्रांसलेटर का नाम क्या है? असेंबलर।
ये कंप्यूटर फंडामेंटल का चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे, रिटन में भी होगा, ठीक है। तो असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड में। कंप्यूटर मशीन कोड को ना समझता है। असेंबलर इज ए टाइप ऑफ ट्रांसलेटर which is used to convert assembly source code into machine code। हमारी बात समझ में, ठीक है। ये काम था असेंबलर को, ठीक है। अगर यहां पर मैंने लिख दूं असेंबलर, ठीक है, ट्रांसलेटर which is used to convert assembly source code into machine code। क्लियर है ना? चलिए, आप मशीन लेवल लैंग्वेज भी समझेंगे। क्या मशीन लेवल को किसी भी तरह का ट्रांसलेटर का जरूरत है? मशीन लेवल प्रोग्रामिंग करने में क्या किसी को किसी भी तरह का ट्रांसलेटर का नीड है? नहीं। वो तो कंप्यूटर में वहां जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे डायरेक्ट 0 और 1 में होगा, वो तो कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है, ठीक है। सबसे पहले मशीन लेवल आया, फिर क्या आया, असेंबली लैंग्वेज आया, इसके बाद आया हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या कहता है कि यूजर इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। ये यूजर फ्रेंडली हुआ। यूजर जो अपना प्रोग्राम लिखता है, अभी जो हम लोग सी में जो प्रोग्रामिंग लिखेंगे, आगे C++ में लिखेंगे, पाइथन में लिखेंगे, जावा में लिखेंगे, ये हमारा हाई लेवल सोर्स कोड कहलाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज कहलाएगा। आ रही बात समझ में? हाई लेवल लैंग्वेज कहलाएगा। और इससे क्या बेनिफिट हुआ कि ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली हुआ, सभी यूजर को समझ में आने लगा, सभी यूजर को समझ में आने लगा, क्योंकि उसमें पता है कि अगर 10 और 20 को ऐड करना है तो 10 + 20, प्लस के बारे में आप नहीं जानते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस जानते हो ना ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई जानते हो ना, डिवीजन के लिए डिवीजन साइन जानते हो ना, ठीक है। तो यहाँ पर हाई लेवल सोर्स कोड, ताकि यूजर को पता चला, ठीक है, यूजर को यहाँ पे आसानी से सोर्स कोड को समझने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन कंप्यूटर तो हाई लेवल सोर्स कोड को नहीं समझेगा। क्या कंप्यूटर हाई लेवल सोर्स कोड को समझेगा? नहीं समझेगा। तो यहाँ पर भी ट्रांसलेटर का नीड हुआ, यहाँ पर भी ट्रांसलेटर का नीड हुआ। यहाँ पे दो तरह का ट्रांसलेटर यूज किया गया, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट मुझे जो कुछ अगर जानते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में तो मुझे बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि जानते हुए, अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप जानते हैं तो जरूर बोलना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए। अगर कंपाइलर के बारे में अगर हम आपसे पूछे तो क्या है कंपाइलर? सोर्स कोड को कंपाइल करता है, ठीक है। अभी आप इसके असेंबलर के अनुसार भी बोल सकते हैं, असेंबलर भी ट्रांसलेटर था और कंपाइलर भी क्या है, ट्रांसलेटर। लेकिन असेंबलर असेंबली सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता था और कंपाइलर किसको कन्वर्ट करेगा, हाई लेवल सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। सर कंपाइलर एक सर्टेन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है और रन करता है प्रोग्राम में। बिल्कुल बिल्कुल, कंपाइलर इज ए, ठीक है, टाइप ऑफ ट्रांसलेटर which is used to convert high level source code into machine code, ठीक है। ये चीज हो गया। दूसरा क्या है कि कंपाइलर ये हाई लेवल सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और दूसरा एक और मैंने क्या बोला कि एक और इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर का भी काम है हाई लेवल सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न रेज होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? कंपाइलर भी हाई लेवल सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है, इंटरप्रेटर भी हाई लेवल सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है, राइट। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? कोई भी बताइए। कमांड के लिए होगा क्या सर?
इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव कहने का मतलब समझने में सर इंटरप्रेटर सर वन स्टेटमेंट को क्या कहते हैं ट्रांसलेट वन बाय करता वन है। सर करता है, वन बाय एक लाइन को एक एक बार करता है, एक कोड Very लिखे फिर उसको करेगा, फिर दूसरा कोड लिखे और उसको सब करेगा। करेक्ट कंपाइलर करेगा, पूरे Very प्रोग्राम good. को मतलब रंग वर्ड को करेक्ट करता ठीक है, यानी कहने का मतलब सही आपने बताया कि वन बाई वन। वन बाय वन इंटरप्रेटर क्या करता है, ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, पूरे हाई लेवल सोर्स कोड को एक ही बार में मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। कंपाइलर क्या करेगा, पूरे हाई लेवल सोर्स कोड को, अभी लिखो मत, हम बताएंगे, अभी कहाँ लिखा, अभी समझने का कोशिश कीजिए। कंपाइलर क्या करेगा, पूरे हाई लेवल सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट कर देगा, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, वन बाय वन कन्वर्ट करता है। अगर हाँ पाइथन एग्जांपल बताए, बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरप्रेटर बेस्ड होता है, बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर बेस्ड होता है। सी हमारा कंपाइलर बेस्ड है, सी हमारा क्या है, कंपाइलर बेस्ड है। पूरे सोर्स कोड को एक बार में कन्वर्ट कर देगा कंपाइलर। और जैसे इसने एग्जांपल सही दिया पाइथन, पाइथन जो डिमांडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो सेकेंड ईयर में आप एड ऑन कोर्स में भी पढ़िएगा, ठीक है, एड ऑन कोर्स में भी पढ़िएगा पाइथन, क्योंकि आपके सिलेबस में पाइथन नहीं है, सेकेंड ईयर में आप पाइथन पढ़ोगे एड ऑन में, एडिशनल। तो वहां पे पाइथन हमारा क्या है, इंटरप्रेटर है। पाइथन हमारा क्या है, इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हेलो, हाँ कर दो, उसके बाद ठीक, ठीक है, करके स्क्रीन, हाँ हो जाएगा, हम बात कर लेते हैं, ठीक। हाँ चलिए, कहाँ थे हम, क्या बता रहे थे, कंपाइलर, ठीक है। है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में बताएं। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन सोर्स कोड को, जैसे पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड हुआ आपका। थर्ड ईयर में आप पढ़ोगे विजुअल बेसिक, क्या पढ़ोगे थर्ड ईयर में, विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे, वो भी आपका क्या है, इंटरप्रेटर बेस्ड है। बीसीए फर्स्ट ईयर, जो बीसीए फर्स्ट ईयर है, आप सी पढ़ रहे हैं, बीसीए फर्स्ट ईयर में क्यू बेसिक है, वो भी आपका इंटरप्रेटर बेस्ड है। आ रही बात समझ में, ठीक है। और जावा जो है कंपाइलर बेस्ड भी है और इंटरप्रेटर बेस्ड भी है। VB.NET कंपाइलर बेस्ड भी है और इंटरप्रेटर बेस्ड भी है, कंपाइलर भी काम करता है और इंटरप्रेटर भी काम करता है। लेकिन सी हो गया, C++ हो गया, ठीक है, ये फुली हमारा कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो देखिए ट्रांसलेटर which is used to convert source code into machine code, क्लियर, ठीक है। और दूसरा पॉइंट अगर इसमें अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हाँ वेरी गुड, इट कन्वर्ट्स into machine code at a time ना, ठीक है। सो इसीलिए इसका एग्जीक्यूशन क्या कहा जाता है कि इंटरप्रेटर स्लो काम करता है और कंपाइलर क्या करता है, फास्ट वर्क करता है, ठीक है। machine code at a time, so it's
एग्जीक्यूशन इज फास्ट। क्लियर है? इसी कारण से कंपाइलर का एग्जीक्यूशन क्या होता है? फास्ट होता है। अब चलो, अब मैंने यहां पर क्या लिख दिया? इंटरप्रेटर। क्यों नहीं इसको मैं कॉपी कर लूं? इसको आप कॉपी कर लो, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी, और यहां पर मैंने लिख दिया इंटरप्रेटर। बोल के जरा। ट्रांसफर व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, वो तो वही रहेगा ना। और इट कन्वर्ट्स, ठीक है, सोर्स कोड इनटू मशीन कोड लाइन बाय लाइन ना। राइट, सो इट्स एग्जीक्यूशन इज स्लो ना। तो आप समझ गए होंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर का मतलब। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए। लिख लिए? यस सर। चलिए ये चीज हो गया। अब आइए, अब ये पॉइंट आपका जो सी का था, फर्स्ट पॉइंट देखा जाए। अब सी इज ए हाई लेवल एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब तो आप किसी को बता सकते हैं ना कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है और लो लेवल लैंग्वेज क्या है। अगर यही टर्म हम नहीं बताते तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता ना। इसलिए मैं क्या कहता हूं कि हर टर्म को 100% आप समझते चलिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे सो इट इज कॉल्ड मिड और मिडिल लेवल लैंग्वेज। हमेशा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सी इज ए मिड लेवल लैंग्वेज, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। सी हमारा मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्यों? क्योंकि इसमें हाई और लो दोनों में क्वालिटी। वेरी गुड, इट सपोर्ट्स बोथ हाई एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी एंड सी प्लस प्लस दोनों, सी और सी प्लस प्लस दोनों आपका हाई लेवल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है और लो लेवल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। यही कारण है कि सी एंड सी प्लस प्लस को मिड या मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो ये मतलब बाइनरी कोड में अगर हम सोर्स कोड लिखेंगे डायरेक्ट सी में आप मशीन लेवल में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ये डायरेक्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसी कारण से तो सी में ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया जाता है।
कंपाइलर डिजाइनिंग किया जाता है। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आऊंगा, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सी। सी का मेन, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है ना। सी जो डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया, क्या पर्पस रहा? आप जो कोर्स कर रहे हैं BSc IT, इसका कोई ना कोई पर्पस है ना। बच्चे BBM कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई पर्पस है ना। तो सी प्रोग्रामिंग का मेन पर्पस क्या है? ठीक है, सेकेंड पॉइंट में आप आइए, वो आगे होगा। इट वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। सी को डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया था। डेवलपर, सी का डेवलपर कौन है? डेनिस रिची। ठीक है, अमेरिका में एक बेल लेबोरेटरी है। अमेरिका में एक बेल लेबोरेटरी है, उस बेल लेबोरेटरी का नाम है AT&T बेल लेबोरेटरी। AT&T का मतलब अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीकम्युनिकेशन। अमेरिकन टेलीग्राफ लिखा हुआ है इसमें कहीं होगा, आप लिखो, बस समझने का कोशिश करो। हर पॉइंट मैंने लिखवाया है इसमें। ठीक है, आप जो मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनते जाइए। AT&T बेल लेबोरेटरी अमेरिका में है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है, बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, जहां पे सी को भी डेवलप किया गया, C++ को भी डेवलप किया गया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वहीं पे, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वहीं पे डेवलप किया गया। ठीक है, वहीं चीफ प्रोग्रामर के रूप में काम करते थे डेनिस रिची, जिन्होंने सी को डेवलप किया। हरी बात समझ में? 1972 में सी को डेवलप किया गया था। 1972 में सी को क्या किया गया था? डेवलप किया गया था। ठीक है, कहां डेवलप किया गया था? किस लेबोरेटरी में? AT&T लेबोरेटरी में। किसके द्वारा? डेनिस रिची के द्वारा। ठीक है, कब डेवलप किया गया था? बिल्कुल। और ये लेबोरेटरी कहाँ है? USA में है। राइट। थर्ड पॉइंट देखो, AT&T stands for American Telegraph and Telecommunication. Right? Next, it was derived from BCPL and B language. सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी जो कंपोज हुआ, जिससे क्रिएट हुआ, जिसके फीचर को डिराइव किया गया, वो BCPL, सबसे पहले BCPL आया, फिर आया B लैंग्वेज। ये दोनों मार्केट में नहीं चला। BCPL कहने का मतलब बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और इसके बाद कौन सा आया? B लैंग्वेज आया। ठीक है, अब B लैंग्वेज आया, वो भी मार्केट में नहीं चला क्योंकि ये टाइपलेस लैंग्वेज था। टाइपलेस लैंग्वेज कहने का मतलब कि डेटा टाइप का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। किस तरह का डेटा यूज कर रहे हैं उसको स्पेसिफाई करने का कोई मतलब ही नहीं था। जैसे तुम कहते हो ना, जैसे मान लो कि इंटीजर टाइप का वैल्यू है, मैथमेटिक्स में कहते हो कि इंटीजर टाइप का वैल्यू है, ये डेसिमल पॉइंट, ये फ्रैक्शनल टाइप का वैल्यू है, फ्लोट टाइप का वैल्यू है, ये स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है। आ रही बात समझ में? जैसे आपका नाम, यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा भी आगे, आपका जो नाम है वो स्ट्रिंग टाइप का है ना वैल्यू। इसको क्या कहते, नहीं आप जानते होंगे अभी, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। अगर आपका ग्रेड है, मान लो कि ग्रेड A है, तो ये क्या हुआ? कैरेक्टर टाइप का वैल्यू। ठीक है, अगर आपका एज है, एज आपका क्या हुआ? इंटीजर टाइप का वैल्यू। ठीक है, या आपका सैलरी या फी, ठीक है, वो आपका क्या है? फ्लोटिंग वैल्यू है ना। तो हर डेटा टाइप का हर वैल्यू का एक टाइप होता है, किस तरह का वैल्यू आप यूज कर रहे हो। तो बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए वो मार्केट में पॉपुलर नहीं हुआ। इसलिए तो सी का नाम, सी नाम क्यों दिया गया? बी के बाद क्या आया? सी। और सी के ही फीचर्स को बढ़ा दिया गया, C++। C++, जो डबल प्लस है, सी में पढ़ोगे उसका नाम है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या नाम है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देता है, यानी बढ़ाया ना। इंक्रीमेंट करने का मतलब क्या? बढ़ाया, आपका सैलरी इतना इंक्रीमेंट कर दिया गया। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे C++ में सी के फीचर्स को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। सी के फीचर्स को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया, इसलिए उसका नाम क्या आया? C++। हमारी बात समझ में? C++ कंपाइलर पे सी के सारे प्रोग्राम को तुम एग्जीक्यूट करा सकते हो। C++ के कंपाइलर पे सी के सारे प्रोग्राम को आप क्या कर सकते हो? एग्जीक्यूट करा सकते हो। वो तो बात का चीज है। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट तुम देखो, वो चीज जो लिखा हुआ है, इट वाज derived from BCPL and B language। कहीं कोई दिक्कत नहीं। इट इज सेट, गलत लिखा हुआ है यहाँ पर वर्ड,
ये सेड होगा, SAID, ठीक है। मैंने वहां पे क्लास में लिखवाया है, बोलकर लिखवाया है, ठीक है, तो वहां पे बच्चा ने गलत लिख दिया है, आप सुधार कर लीजिएगा। इट इज सेड टू बी, SAID, इट इज सेड टू बी मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी को मदर लैंग्वेज बोला जाता है, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सी को मदर लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है कि सी ही एक ऐसा फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ जो पॉपुलर हुआ था, और इसको हम लोग फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग से ही आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है, क्या लॉजिक होता है, प्रोग्राम लिखने का तरीका क्या होता है। हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में सबसे पहले आपका सी प्रोग्रामिंग ही पढ़ना होता है, ठीक है। ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब आ गया, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सी लैंग्वेज। अब कोई तुमसे पूछेगा ना, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सी लैंग्वेज, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का मेन पर्पस क्या है? सी लैंग्वेज का मेन पर्पस है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करना। क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करना। अब आपको समझना होगा, दो तरह का सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम। आप ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लास कर भी रहे होंगे, राइट? कर रहे हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है। अगर आपने कोई स्टार्टअप, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई अगर आपका कार का शोरूम है, तो वहां पे जो सॉफ्टवेयर लगेगा, वो सॉफ्टवेयर केवल आप ही के लिए ना वर्क करेगा कि सभी के लिए वर्क करेगा? क्या वो जनरल किराना स्टोर में काम करेगा? नहीं, ठीक है। तो उसको पार्टिकुलर उसी पर्पस के लिए ही बनाया गया। वैसा सॉफ्टवेयर जिसको किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाए, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, तुम जानते हो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन एग्जांपल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। आ रही बात समझ में? ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम को ऑपरेट करता है। अगर मोबाइल में ओएस नहीं रहेगा तो क्या मेरा मोबाइल काम करेगा? आपके मोबाइल में ओएस नहीं रहेगा तो क्या काम करेगा? नहीं ना करेगा। लैपटॉप में अगर ओएस नहीं रहेगा तो क्या हमारा लैपटॉप स्टार्ट होगा? वी कैन नॉट इमेजिन कंप्यूटर सिस्टम विदाउट ओएस। बिना ओएस का तो हम कंप्यूटर सिस्टम को इमेजिन भी नहीं कर सकते, कंप्यूटर सिस्टम हमारा स्टार्ट भी नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए मेन कंट्रोलर of the computer system which controls all activities of computer system। जो कंप्यूटर सिस्टम के सारे एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इट मैनेज ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सी का मेन पर्पस है सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, ठीक है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी में लिखा गया है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी में लिखा गया है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम C++ में लिखा गया है। आ रही बात समझ में? ठीक है। दूसरा एग्जांपल, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, लोडर, ग्राफिक्स ड्राइवर्स, नेटवर्क ड्राइवर्स, हर तरह के ड्राइवर्स, कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, वेब ब्राउजर, ठीक है। ये सब सारा C और C++ में डेवलप किया जाता है। मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सब C और C++ में लिखा गया है। डेटाबेस MySQL। हाँ बोलो गूगल क्रोम की फायरफॉक्स ना, गूगल क्रोम अब फास्ट वर्क करता है। अब हो सकता है कि गूगल क्रोम को भी आगे कोई पछाड़, यही तो टेक्नोलॉजी है। अपडेट होते रहते
अब तुम साल भर अगर तुमको इच्छा है ना कि हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला मोबाइल ले, अब एंड्रॉयड ही है तो एंड्रॉयड का वर्जन बढ़ते गया ना जी, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं हमारे पास एप्पल का सेट हो, वही चीज है हर टेक्नोलॉजी में। इसको आप तो ये कह ही नहीं सकते हैं कि क्यों सर इसको ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना। अगर मान लीजिए कि मेरा लैपटॉप है, अब अगर मान लीजिए कि अगर इस पे हम आप अपने मोबाइल में ही ले लो, अगर मोबाइल का हमारा कॉन्फ़िगरेशन ग्राफिक्स से सब सपोर्टेड नहीं रहेगा तो एक से एक गेम है, क्या आप उस गेम को खेल पाएंगे? नो सर। क्या आपको गेम जिस तरह से फास्ट रिस्पांस मिलना चाहिए, क्या आपको फास्ट रिस्पांस मिलेगा? नो सर। ठीक है, आपका मोबाइल सिस्टम हैंग करने लगेगा। यस सर। हीटिंग इशू आने लगेगा। हाँ चलिए, तो कंपाइलर इंटरप्रेटर, बात नहीं कीजिए, कंपाइलर इंटरप्रेटर लिंकर लोडर्स, ये सब हर तरह का डेटाबेस ड्राइवर नेटवर्क ड्राइवर्स सारा कुछ सी एंड सी प्लस प्लस में डेवलप होता है। क्यों डेवलप होता है? जावा में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सी एंड सी प्लस प्लस मदर लैंग्वेज। मदर लैंग्वेज नहीं है। डायरेक्ट आप मशीन लेवल का प्रोग्रामिंग हम लोग इसमें कर सकते हैं, डायरेक्ट इसमें सिस्टम प्रोग्रामिंग किया जाता है। जावा को हम लोग जानते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है, लेकिन इसको सी को जानते हैं हम लोग सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए। कंपाइलर डिजाइनिंग का अगर कोर्स पढ़ना होगा तो पूरा सी एंड सी प्लस प्लस में तुमको मशीन लेवल का प्रोग्रामिंग जानना होगा, असेंबली प्रोग्रामिंग जानना होगा, तभी आप एक कंपाइलर डिजाइनर बनोगे। क्या सी का एक ही कंपाइलर है टर्बो? हजारों कंपाइलर है। आप अपना भी कंपाइलर बना सकते हो। यस सर। डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर है, कोड ब्लॉक सी प्लस प्लस कंपाइलर है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस कंपाइलर है, बोर्डलैंड सी प्लस प्लस कंपाइलर है, टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो सी का मेन पर्पस है सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लो। लोडर होता है, लिंकर लोडर मैं बताऊंगा। लोडर का काम क्या होता है कि प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करना, ठीक है, और वही प्रोग्राम फिर क्या होता है, एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, मैं यहाँ आगे बताऊंगा लिंकर और लोडर, जब जो प्रोग्राम कैसे वर्क करता है, जब कंपाइल करेंगे तो कौन सा क्लास फाइल क्रिएट होगा, कब वो मेन मेमोरी में लोड होगा, कब आउटपुट देगा, लिंकर कब काम करेगा, लोडर कब काम करेगा, वहां आगे है। ठीक है, नाम से खाली समझिए कि लिंकर का मतलब है, लोडर का मतलब है लोड करना, मेन मेमोरी में किसी चीज को लोड करेगा, और लिंकर का काम है लिंकिंग करना। ठीक है, अब कहाँ पे कौन काम करेगा वो मैं आगे एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम में मैं आगे बताऊंगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सी लैंग्वेज इज टू डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर एज ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, लिंकर, लोडर, नेटवर्क ड्राइवर, etc, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट में है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिटन विद इन सी प्रोग्राम। यूनिक्स को सी में लिखा गया। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किस में लिखा गया? सी में लिखा गया। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस में लिखा गया? सी प्लस प्लस में लिखा गया। और सी में क्या क्या और डेवलप करते हैं वो आप सी का कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ सी में टॉपिक था ना उसमें, एप्लीकेशन ऑफ सी। आ रहा है तुमको समझ में जी? मैक ओएस है वो भी, आपको आप देखिएगा मैक कहाँ, वो भी सी प्लस प्लस में ही बना होगा। ठीक है, एक एंड्रॉयड जो है वो जावा में लिखा गया है। एंड्रॉयड जो मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है वो किस में लिखा गया है? जावा में। और एंड्रॉयड को जावा के लिए ही जाना जाता है। एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तो जावा जानना होगा या कॉटलिन जानना होगा, दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा और कॉटलिन। जावा पढ़ाएंगे आगे। अब देखिए यहाँ पे जो सीनियर का हुआ है उसमें वर्कशॉप हुआ है, एंड्रॉयड वर्कशॉप, उसमें ऐप डिजाइन किया गया है। आप भी उसी तरह से अपना ऐप बनाएंगे। ठीक है, वेब डिजाइनिंग वर्कशॉप जो अभी मैं फाइनल ईयर 3rd ईयर में और 2nd ईयर में पढ़ा रहा हूँ उन लोग का, आप उसमें वेब डेवलपमेंट में पढ़ोगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और फिर आप पढ़ोगे PHP और MySQL। ठीक है, एड ऑन में आप PHP पढ़ोगे, पूरा वेब डेवलपमेंट पढ़ोगे, पाइथन पढ़ोगे,
ठीक है, ASP.NET पढ़ोगे, एडवांस जावा पढ़ोगे, कि जो तुम्हारा MCSE होता है, CCNA होता है, वो चीज आप पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आपको मेहनत करना है। अब ऐसे मान लो कि चलो ये तो फेस्टिवल था, उसमें आप डिस्टर्ब हुए, ठीक है, लेकिन क्लास को इसको अगर आप इसको सेकेंडरी मान लीजिएगा तो फिर सफल नहीं हो पाइएगा। ये आप मान लीजिए कि ये प्राइमरी टास्क है, अगर मेरा पढ़ाना ही ये काम है, अगर हम इसको सेकेंडरी मान लें तब तो हमको पढ़ाने में मन ही नहीं लगेगा, इस काम करने में। कोई दूसरे टास्क को अगर हम प्राइमरी मान लें, दूसरे जॉब को अगर हम प्राइमरी मान लें, तब तो मेरा टीचिंग प्राइमरी हुआ ही नहीं। तब तो जितना मुझे मेहनत करना होगा उतना हम मेहनत नहीं करेंगे। आप दूसरे टास्क को प्राइमरी मान लीजिएगा और टीचिंग को आप यहाँ पे स्टडी को आप क्या मान लेंगे, पार्ट टाइम मान लेंगे, सेकेंडरी मान लेंगे, तब तो आपके जैसा पार्ट टाइम ही जैसा बिहेव करेगा। नेक्स्ट, इट इज ए केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी हमारा केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब अपर केस इज नॉट इक्विवेलेंट टू लोअर केस। अपर केस भी डिफरेंट और लोअर केस भी डिफरेंट। सी प्रोग्रामिंग में अगर हम लिखते हैं प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं, प्रिंटफ स्मॉल में लिखते हैं और गलती से अगर कैपिटल में लिख देंगे तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एरर देगा। C++, पाइथन, जावा, PHP, जावास्क्रिप्ट, C#.NET, ठीक है, ये सारा केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और केस इनसेंसिटिव का मतलब लोअर केस और अपर केस में कोई फर्क नहीं है। आप लोअर केस में लिखो या अपर केस में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे क्यूबेसिक BCA फर्स्ट ईयर में जो है, आप अपर में लिखो, लोअर में लिखो। HTML का नाम सुने होंगे, अपर केस में लिखो, लोअर केस में लिखो। CSS अपर केस में लिखो, लोअर केस में लिखो, ठीक है। विजुअल बेसिक जो आपको थर्ड ईयर में पढ़ना है, अपर केस में लिखो या लोअर केस में लिखो। VB.NET जो एडवांस लेवल का प्रोग्रामिंग है, अपर केस में लिखो या लोअर केस में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो केस सेंसिटिव का मतलब आप समझ गए होंगे। ये सब ध्यान दीजिएगा, बीच में हम कभी भी, और जितना पढ़ाई हो उतना ही का नोट्स बनाना है। ऐसा नहीं कि हम PDF शेयर कर दिए तो कितना स्टूडेंट रहता है कि सर तो PDF शेयर कर ही दिए, पूरा नोट्स ही है, 241 पेज का है सी का नोट्स, कंप्लीट सी का है ना जी पढ़ाया हुआ, ठीक है। आप सोचिए कि सी का तो सर नोट्स भेज दिए, इसको तनी जीरोक्स करा लेते हैं, लिखने से बच गए, नहीं, तब को नहीं। आप हर टर्म को एक टू लिखते समय भी तो समझ में आता है, लिखते समय भी तो Yes, समझ sir. में आता है, वहां हर टर्म पे आप फोकस कीजिएगा लिखते समय, तो आपको लगेगा ना कि अच्छा ये टर्म तो नहीं समझ में आया, तो नेक्स्ट क्लास में हम सर से पूछ लेंगे। तो वैसे तो मैं PDF सारा एक बार मैं नहीं भेजूंगा, जितना क्लास में डिस्कस होगा उतना ही PDF आपको मिलेगा और उसके अनुसार आप नोट्स तैयार करते जाइएगा। नेक्स्ट, it is case sensitive programming language. It means lower case is not equivalent to upper case, ठीक है। दिनेश सर की क्लास नेक्स्ट क्लास से होगी, अभी थोड़ा सा उनका फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है ये DBMS का, तो उनके क्लास को मैं कंटिन्यू कर देता हूँ ना, ठीक है सर कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, ठीक है। या 2 बजे तक नहीं तो कम से कम 35-40 मिनट और खींचेंगे ना। संडे Yes, sir. 1:50 खींच दीजिए 2 बजे। ठीक है, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। इन लोग देखो यहाँ ऑफलाइन में कह रहा है 1:30 बजे, ठीक है। 1 किसी का बात नहीं होगा, 1 मेरा बात होगा, 1:40 ना। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है ABC स्मॉल ABC नॉट इक्वल टू कैपिटल ABC, राइट, ठीक है। तो ये सी का आपका ओवरव्यू था। सी का ओवरव्यू से आपको पता चला ना कि सी किस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किस पर्पस के लिए हम लोग सी को यूज करेंगे, सी के पहले कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, ठीक है, राइट। अब है सी का क्या क्या फीचर्स है, सी क्या क्या सपोर्ट करता है, सी का क्या एडवांटेज है। आ रही बात समझ में? सब पढ़ो सी का एडवांटेज। जब C+ पढ़ोगे तो C++ का क्या एडवांटेज है, जावा पढ़ोगे तो जावा का क्या एडवांटेज है, पाइथन पढ़ोगे तो पाइथन का क्या एडवांटेज है, PHP पढ़ोगे तो PHP का क्या एडवांटेज है, उसी तरह से सी का है, ठीक है। डिसएडवांटेज कहने का मतलब ड्रॉबैक, पहले एडवांटेज जानोगे तब ना डिसएडवांटेज के नाम, तो आगे डिसएडवांटेज है ना।
आगे डिसएडवांटेज है, ठीक है। हर चीज का मेरिट और डिमेरिट होता है, चाहे वो कोई चीज हो, ये मोबाइल क्यों ना हो, ये प्रोजेक्टर क्यों ना हो, चाहे आप हो चाहे हम हो, तो ड्रॉबैक तो मेरिट और डिमेरिट तो होता ही है, ठीक है। अब आइए, ठीक है, एडवांटेज ऑफ सी, लेकिन ज्यादा एडवांटेज होना चाहिए, ज्यादा क्या होना चाहिए, फीचर्स होना चाहिए ना, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ सी, फर्स्ट पॉइंट यहां लिखा हुआ है कि सी सपोर्ट्स प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। सी सपोर्ट्स प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, लिखते हैं प्रोसीड्यूरल, पढ़ते हैं प्रोसीजरल। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग या मॉडुलर प्रोग्रामिंग या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग या कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग, ठीक है, या इम्परेटिव प्रोग्रामिंग, सभी का मतलब सेम होता है। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। दो तरह का प्रोग्रामिंग टेक्निक होता है, ध्यान से सुनना, दो तरह का प्रोग्रामिंग टेक्निक होता है, ठीक है। दो तरह का प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी होता है, दो तरह का प्रोग्रामिंग पैराडिग्म होता है। एक को कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और एक को कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ठीक है। एक को कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और एक को कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। और ज्यादा सुनना चाहिए, कितना आप समझ रहे हैं उसको मेन कॉन्सेप्ट कहा जाता है, क्या आप गेन किए। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे तो केवल जो भी आते थे प्रोफेसर लोग कॉलेज में, वो केवल इसी तरह से पढ़ाते थे, हर टॉपिक को एक्सप्लेन करते जाते थे, हम लोग पढ़ते थे और कॉपी रखते थे, जहां कुछ रहता था पॉइंट्स को नोट करते जाते थे, और उसको फिर जाकर क्लास समाप्त होने के बाद जो टॉपिक होता था उसके बारे में खुद लिखते थे। पढ़ने का वो तरीका होता है। आज भी आप अच्छे अच्छे, ठीक है, NIT IIT में आप जाइएगा तो वहां पे कुछ भी रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, बस केवल आपको पढ़ा दिया गया, ठीक है, पढ़ा दिया गया और आप पॉइंट्स नोट करते जाइए, आपस में डिस्कस कीजिए, जब प्रॉब्लम हो तो टीचर से पूछ लीजिए, और उसके बारे में जो टॉपिक एक्सप्लेन किया गया है खुद से अपने लैंग्वेज में लिखिए। लेकिन आप लोग के लिए तो यह है कि यहाँ पे मैं आपको लिखवा भी दे रहा हूँ, PDF भी शेयर हो रहा है, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, पढ़ रहे हो, ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या कहने लगे कि खूब पढ़ रहे हो, नहीं, ठीक है, हाँ पढ़ना ही बंद कर देगा। चलो तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होता है, और एक मैंने नाम बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी डज नॉट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, पाइथन करता है, जावा करता है, PHP करता है, जितने भी एडवांस लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन सी केवल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। अब प्रश्न उठता है, करता है C++ प्रोसीजरल को भी सपोर्ट करता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी करता है। आइए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होता है उस चीज को देखते हैं। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज ए ट्रेडिशनल मेथड, हाँ ओल्डेस्ट मेथड, which is used to reduce the complexity of program। जो प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, डिक्रीज करेगा। अब प्रश्न ये उठता है, क्या कर रहे हो जी मोबाइल से, मोबाइल जमा करो, रखो मोबाइल पैकेट में रखो, बैग में रखो। क्या अभी हम बोलें, किसके बारे में हम समझा रहे हैं, खड़ा हो, कुछ पूछेंगे, हम पढ़ा रहे हैं और तुम मोबाइल यूज कर रहे हो। बताओ किसके बारे में बता रहे हैं। जब यहाँ अगर बोलते कि मोबाइल से ज्वाइन करना है, प्रोजेक्टर हमारा काम नहीं कर रहा है, तब ना, तब तो तुम्हारा यहाँ माइंड यहाँ पर फोकस है ही नहीं। बैठो, क्या बता रहे थे जी, बीच में काट देता है मोबाइल। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एक ट्रेडिशनल मेथड है, मेथोडोलॉजी है, ठीक है, टेक्निक है, फिर भी ये प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है। अब प्रश्न उठता है कि हाउ डू यू डिक्रीज या हाउ डू यू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम। इन दिस केस
in case of procedural programming, a large program can be divided into several parts. A large program can be divided into several parts. ठीक है? That part is called function या module या सब प्रोग्राम या प्रोसीजर. डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट नाम से जानते हैं उस पार्ट को. जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम प्रोग्राम को, लार्ज प्रोग्राम को मोर देन वन पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट नाम से जाना जाता है. सी में हम फंक्शन के नाम से जानते हैं, जावा में हम मेथड के नाम से जानते हैं, VB में हम प्रोसीजर के नाम से जानते हैं, फंक्शन के नाम से जानते हैं, सब फंक्शन के नाम से जानते हैं. ठीक है? पाइथन में फंक्शन मेथड दोनों बोला जाता है. आ रही बात समझ में? ठीक है? तो ठीक है, लार्ज प्रोग्राम को मोर देन वन पार्ट में डिवाइड कर लिए. इससे क्या बेनिफिट हुआ? देखिए, क्या एग्जांपल से समझो. कैलकुलेटर का तुम प्रोग्राम बना रहे हो. कैलकुलेटर में तो बहुत सारा फंक्शन होता है, नहीं होगा? एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, स्क्वायर रूट होगा, रिमाइंडर होगा, बहुत सारा होगा. अगर उसका कोडिंग हम एक ही प्रोग्राम में लिख दे, ठीक है, एक ही प्रोग्राम में लिख दे, और उस प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट कराएं तो सारा ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर जाएगा. सारा ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर जाएगा ना. लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि अगर यूजर को केवल एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो बाकी ऑपरेशन क्यों एग्जीक्यूट करेगा? अगर यूजर को केवल मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो डिवीजन क्यों परफॉर्म होना चाहिए साथ में? एडिशन क्यों होना चाहिए? यूजर जिस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कराना चाहता है, परफॉर्म करना चाहता है, वही ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना चाहिए ना. लेकिन आपने तो सारा ऑपरेशन का कोडिंग एक ही साथ लिख दिया है, एक ही फंक्शन में लिख दिया है, तब तो एक ही बार ना एग्जीक्यूट करेगा. तो हम क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ पे प्रोसीजरल के केस में प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. एक चैप्टर का नाम है फंक्शन, जो आगे पढ़ेंगे. सिलेबस में ना था ना फंक्शन? फंक्शन टॉपिक यूज करके आप लार्ज प्रोग्राम को मोर देन वन पार्ट में क्या कर लोगे? डिवाइड कर लोगे. एडिशन का अलग फंक्शन बना लेंगे, सब्ट्रैक्शन का अलग बना लेंगे, मल्टीप्लिकेशन का अलग बना लेंगे, डिवीजन का अलग बना लेंगे, स्क्वायर रूट का अलग बना लेंगे, और जैसा जिसका रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार उस फंक्शन को क्या कर लेंगे? कॉल कर लेंगे. अब कैसे फंक्शन बनाते हैं, कैसे कॉल करते हैं, वो तो देखोगे फंक्शन चैप्टर में ना. तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग एक ऐसा मेथोडोलॉजी है जो प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है. तुम कह सकते हो कि द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर प्रोग्रामिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड या कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ फंक्शन. फंक्शन को यूज करके हम लोग प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं. अरे बात समझ में? ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मैंने बोला है वही चीज लिखा हुआ है. ठीक है, इट सपोर्ट्स प्रोसीजर प्रोग्रामिंग. It is a programming technique in which a large program can be divided into multiple parts called function or module. So we can say that this technique reduces the complexity of the program. This concept is implemented with the help of function. Clear? Next point. It is portable language. It is portable language. Portability. पोर्टेबिलिटी मतलब क्या? हाँ, इजी टू कैरी. एक्सेस नहीं, एक्सेस भी कह सकते हैं. अब किस केस में एक्सेस करना है? कैरी. एक जगह से दूसरे जगह हम आसानी से क्या कर सकते हैं? ले जा सकते हैं. ले जा सकते हैं ना, उसी को कहते हैं पोर्टेबल. उसी को कहते हैं पोर्टेबल. जैसे सिम. अब सिम में है ना कि अगर मेरा एयरटेल का सिम है तो जियो में कन्वर्ट हो जाएगा, जियो में पोर्ट हो जाएगा. पोर्ट हो गया ना. जियो का सिम है तो एयरटेल में हो जाएगा, राइट.
दैट इज कॉल्ड पोर्टेबिलिटी। अब हमारे पास अगर डेस्कटॉप है या आप डेस्कटॉप आप अगर आपके पास डेस्कटॉप है और मैंने बोला कि सी का प्रोग्राम हम नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे कंप्यूटर पे, तो तुम कहोगे सर मेरे पास तो डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप नहीं ना उठा कर ले आओगे, तो तुम्हारा क्या है, पोर्टेबल है। वही अगर आपका लैपटॉप रहेगा तो जो भी प्रॉब्लम होगा आप अपने टीचर्स को लाकर दिखा सकते हैं ना, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबल। ये लैपटॉप है और इससे मिनी थोड़ा सा लैपटॉप होगा। बिल्कुल बिना कंप्यूटर का पढ़ाई कर रहे हो, कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं, इस सेमेस्टर में भी चाहिए। सी प्रोग्रामिंग है। एक चीज और हम सभी स्टूडेंट को बताना चाहते हैं, ठीक है, आप जिस कोर्स में इनरोल हो उसमें लैपटॉप मैंडेटरी है, ठीक है, मैंडेटरी है ना। आप दिमाग लगा रहे हो कि 20,000 का मोबाइल हम यूज करें, 30,000 का मोबाइल यूज करें, 1 लाख का बाइक यूज करें, ठीक है, आपको लगता है कि आप बाइक खरीदने वाले होंगे, लैपटॉप आपको लगता है कि लैपटॉप बाद में खरीदाएगा, बाइक पहले खरीदाएगा, तो गलत डिसीजन है। दूसरा गलत डिसीजन क्या है, आपने मम्मी पापा को बोल दिया कि मम्मी या पापा मुझे लैपटॉप चाहिए, कितना पैसा, रेट क्या, 80,000, 1 लाख, 1,20,000 का लैपटॉप हम देखे हैं ऑनलाइन, ये कॉन्फ़िगरेशन हमको चाहिए। हो सकता है कि आप खरीदने में सक्षम हैं, लेकिन किसी गार्जियन के साथ ये भी हो सकता है कि जो लैपटॉप आपको आज खरीदाने वाला था, हो सकता है कि 6 महीना डिले हो जाए, तब तक तो सी प्रोग्रामिंग समाप्त हो जाएगा। बात को समझिए, जो मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, पहले सुनो तब बोलो, ठीक है। अगर आपके लिए कॉन्फ़िगरेशन में हमारा 40-50 हजार तक लैपटॉप हो जाएगा, और मुझे लगता है कि 40,000 का लैपटॉप जितना आपको पढ़ना है, चाहे इसके बाद BCA MCA कुछ भी करें, तो वो आपके लिए सपोर्टेड है। चलो i3 नहीं, कम से कम i5, कम से कम i3 ही है मेरा, ठीक है, लेकिन बहुत सारा सॉफ्टवेयर पे हम लोग काम करते हैं, पढ़ाते हैं, तुमको का सारा सॉफ्टवेयर का नीड है, तो तुम 40-45 हजार के रेशियो में आप लैपटॉप आप खरीदिए। सर वो AMD आपके लिए Ryzen भी तो बढ़िया है। क्या, AMD Ryzen भी तो बढ़िया है सर, Ryzen 5। अब क्या है वो देख लीजिए, मैंने वो हार्डवेयर में कुछ ज्यादा हमको नहीं है। अब तुम पूछोगे कि अब कौन सा करंट में एंड्रॉइड चल रहा है, तुमको ज्यादा मालूम है, मोबाइल ये सब में ज्यादा यूज कर रहे हो, लेटेस्ट वर्जन आप ज्यादा ये कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज मैंने बता दिया, लेकिन आपको नीड है। अब इसके बाद प्रोग्रामिंग कुछ बच्चे के पास होगा, बच्चे लोग एग्जीक्यूट कराएंगे, चलो अभी तो आप लैब करोगे, ऐसा नहीं कि आपको प्रेशर दिया जा रहा है, लेकिन आप एक टारगेट बना के रखिए कि मुझे लैपटॉप का नीड है, कम से कम अगले सेमेस्टर तक हो जाए। अगर इस सेमेस्टर में हो जाए तो सही बात है, ठीक है। अब मम्मी पापा को भी प्रेशर नहीं बनाना है, लेकिन आप उनको बता दीजिए कि मुझे नीड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कहाँ पे थे हम लोग, पोर्टेबल लैंग्वेज। तो पोर्टेबिलिटी टर्म को मैं समझा रहा था, तो सी हमारा पोर्टेबल लैंग्वेज है। सी केवल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सी दुनिया के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर सकता है, यूनिक्स पे, मैक कहने का मतलब मैकिंटोश, सोलारिस पे, ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंट जितने भी फ्लेवर्स हैं सभी पे सी प्रोग्राम को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट कराया जा सकता है, इसलिए कहा जाता है कि सी एंड C++ क्या है, पोर्टेबल लैंग्वेज। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है, सी में बहुत सारा लाइब्रेरी फंक्शन है, बनाया हुआ फंक्शन पहले से, रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन, साइन का वैल्यू निकालना है, कोस का जितना एंगल का वैल्यू निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, पावर निकालना है, ठीक है, अरे बात समझ में, ठीक है, डेट टाइम, कन्वर्जन फंक्शन, कैरेक्टर फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, हर तरह का मैथमेटिकल फंक्शन बहुत सारा अवेलेबल है। तो ये भी सी का क्या हुआ, एडवांटेज ही हुआ ना, सी का क्या हुआ, वो एडवांटेज हुआ, राइट, वही चीज लिखा हुआ है। It is a rich set of library functions such as mathematical function, string function,
character function, date and time function. Next, it is a compiler based language. मैंने क्या बोला था कि C क्या है, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, सो इट्स एग्जीक्यूशन इज फास्ट। सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होता है, फास्ट होता है। सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है, ड्यू टू कंपाइलर। इट सपोर्ट्स ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग। सी एंड सी प्लस प्लस ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है, जिससे आप सी एंड सी प्लस प्लस में गेम एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, गेम एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप का, ठीक है, आप शेप बना सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन फेस बना सकते हैं, ठीक है, लैपटॉप बना सकते हैं, जो भी चीज है, पंखा बना सकते हैं, अम्ब्रेला बना सकते हैं, जैसा जो फोटो आपको बनाना है, ठीक है, आप बना सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग। वही चीज लिखा हुआ है। It supports graphics programming. In this case, we can design different types of shapes such as human face, car, home, etc. It also supports game programming due to graphics. Next point, it supports system programming. C सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए ही जाना जाता है, लेकिन C में आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, लेकिन C में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जावा है, C#.NET है, VB.NET है, ये सब प्रोग्रामिंग को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए नाम से जानते हैं। आपका कार शोरूम या स्कूल का कोई सॉफ्टवेयर, कॉलेज का सॉफ्टवेयर या किसी भी तरह का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है एप्लीकेशन, तो आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि क्या हम C एंड C++ में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन मेनली इसके लिए इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। इसका मेन पर्पस है सिस्टम प्रोग्रामिंग करना। दो तरह का प्रोग्रामर्स होते हैं, एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स और एक सिस्टम प्रोग्रामर्स। सिस्टम प्रोग्रामर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा और एप्लीकेशन प्रोग्रामर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा। आपको अभी जो कोर्स करना है, आप उस क्या बनेंगे, सिस्टम प्रोग्रामर बनेंगे कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर। वैसे आप सिस्टम प्रोग्रामर भी बन सकते हैं, लेकिन आपको C एंड C++ को उसमें मशीन लेवल का प्रोग्रामिंग डीप में जानना होगा। ये जानना होगा पूरा असेंबली, पूरा कंपाइलर डिजाइनिंग का कोर्स, वो अलग ही हो जाएगा। आपको फोकस करना है एप्लीकेशन प्रोग्रामर के लिए, ठीक है। मार्केट में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिमांड है उसको आपको जानना होगा। जावा का है डिमांड, .NET का डिमांड है, पाइथन का डिमांड है, ठीक है। अब C एंड C++ को पढ़ना ये जरूरी है कि ये फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C एंड C++ कहीं पर भी किसी भी इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपको C से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इंटरव्यू में केवल ये जाना जाता है कि आपका IQ क्या है। जो हम ट्रेनिंग देंगे वो ट्रेनिंग आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा, उसको क्या मतलब है थोड़ा सा मैथ, एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सब रीजनिंग, ये सब पूछने से। IQ को ही ना आपको चेक करता है। और टेक्निकल राउंड जब होता है तो टेक्निकल आप क्या पढ़े हो, तो जनरली लोग C++ जावा ही पढ़ा है कोर्स में जो है, उसी से ना पूछेगा। और अगर आप एकदम इजी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, अगर आप इजी क्वेश्चन का ही आंसर सही तरीके से नहीं दे रहे हैं तो हम कैसे विश्वास कर लें कि आप इसका कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर दे दीजिएगा। केवल वहां पे इंटरव्यूअर ये देखता है कि आप जो हम ट्रेनिंग देंगे आप उस ट्रेनिंग को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आ रही बात समझ में? आप आर्ट्स का स्टूडेंट हैं और आपको साइंस के क्लास में बैठा दिया जाए, कुछ बेस नहीं है, तो क्या आप कर लेंगे? नहीं। आप बैंक का कोई भी, मान लो कि बैंक में आपको सिलेक्शन हो गया, क्लर्क में हो गया या PO में हो गया, ठीक है, या किसी पोस्ट पे हो गया, क्या आप उसके बारे में, क्या जॉब प्रोफाइल जो है, क्या उससे रिलेटेड कोई वर्क आप जानते हैं? आपको तो ये भी नहीं मालूम होता है कि अकाउंट कितने तरह का होता है, ठीक है, फिर उसमें जो बहुत सारा टर्म है, क्या आप जानते हो? नहीं। लेकिन कोई भी जॉब में 6 महीना साल भर क्या होता है, ट्रेनिंग होता है। आ रही बात समझ में? तो वही चीज देखा जाता है इंटरव्यू। और अभी से ही आपको
विप्रो टीसीएस के लिए प्रिपेयर रहना। अब आप विप्रो में जाओगे, टीसीएस में जाओगे, यहाँ तक कि विप्रो टीसीएस में सबसे, अब तो इन्फोसिस में बच्चे जा रहे हैं, ठीक है। सर का भी कहीं अभी आप सुने होंगे, अभी हमारा बच्चा यहाँ का, ठीक है, अभी गूगल में नहीं गया है। तो आपके जैसा ही बच्चा विप्रो टीसीएस फेसबुक गूगल ये सब में जा रहे हैं, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करना होगा। आप सोचिएगा केवल कि ऐसे ही हम चले जाएं, देखा गया है कि वही स्टूडेंट गया है जो शुरू से मेहनत किया है। आप ही के बैच में से 10, 15, 20 स्टूडेंट आगे रहेंगे, और वो 10, 15, 20 क्यों आगे रह रहे हैं हर बैच में? आपके साथ ही पढ़ाई, तो आपने साथ में पढ़ाई स्टार्ट किया। देखो एक बात कर रहा है ऑनलाइन में उसको हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं, कॉल करेंगे। हर्ष अग्निहोत्री, माइक ऑफ करके बात करो कि रिमूव कर दें। सॉरी सर। हाँ, तो वो चीज आपको देखना होगा। आइए हम लोग इसमें चलते हैं। तो it supports system programming. In this case we can design system software such as OS, compiler, interpreter, etc. यही होगा ना? ठीक है। It also supports application programming. ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। हरी बात समझ में? ठीक है। In this case we can design application software such as school management system का कोई सॉफ्टवेयर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का कोई सॉफ्टवेयर, सुपरमार्केट का कोई सॉफ्टवेयर, ठीक है, आप बना सकते हैं। अब है यहाँ पर क्या डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। ये क्या है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। सी एंड सी प्लस प्लस को बोला जाता है मशीन डिपेंडेंट। कैसे मशीन डिपेंडेंट है, इस चीज को आपको समझना होगा। आप जावा का अगर नाम सुने होंगे तो जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के नाम से जाना जाता है। क्या? जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसको हम लोग प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कहते हैं, मशीन डिपेंडेंट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पे मशीन पे डिपेंडेंसी पे काम करता है। जैसे कैसे, मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं। जावा में, जावा प्रोग्राम को जब तुम कंपाइल करोगे तो एक क्लास फाइल क्रिएट होता है। अब ये नहीं पूछोगे क्लास फाइल क्या होता है, उसको बस केवल सुनते जाओ। जावा प्रोग्राम को जब कंपाइल करोगे तो एक क्लास फाइल क्रिएट होता है, और क्लास फाइल में जो इंफॉर्मेशन होता है वो बाइट कोड में होता है, ठीक है। और जावा का स्लोगन है राइट वंस, कंपाइल वंस, रन एनीवेयर। एक बार जावा प्रोग्राम को लिखने का जरूरत है, एक बार आपको कंपाइल करने का जरूरत है, और उसको कहीं पर भी आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। तो जावा प्रोग्राम मान लो कि मैंने अपने लैपटॉप में कंपाइल किया, लिखा और कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद एक क्लास फाइल क्रिएट हुआ, और हमारा सिस्टम पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो क्लास फाइल क्रिएट हुआ है, उस क्लास फाइल को मैंने पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया, सोर्स कोड को नहीं। कंपाइल करने के बाद जो क्लास फाइल क्रिएट हुआ है उसको कॉपी कर लिया, और डायरेक्ट मैं दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला गया, यूनिक्स पे। तो यूनिक्स इन्वायरमेंट में बिना लिखे हुए, बिना कंपाइल किए हुए डायरेक्ट वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। मैक पे, सोलारिस पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसको ले जाओ, डायरेक्ट वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। इसीलिए कहा जाता है उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब उसी तरह से सी एंड सी प्लस प्लस में आ जाओ। सी एंड सी प्लस प्लस में क्या होता है? सी एंड सी प्लस प्लस में क्या होता है कि यहां पे सी एंड सी प्लस प्लस में क्या होता है कि यहां पे अगर मैं अपने सिस्टम पे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं यहां पे अगर सी के प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा तो एक फाइल क्रिएट होता है। जावा में क्या क्लास फाइल क्रिएट हो रहा था, यहां पे एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होता है। उस फाइल का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट फाइल। अब आप कहिएगा कि सर उसी तरह से ऑब्जेक्ट फाइल को आप पेन ड्राइव में कॉपी कर लीजिए।
हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं, वो डायरेक्ट वहां एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यूनिक्स कहेगा कि अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं तो फिर से सी प्रोग्राम को लिखिए और हमारे इन्वायरमेंट में हमारे कंपाइलर के द्वारा आप क्या करिए, कंपाइल कीजिए, तब हम एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरे यहाँ का ऑब्जेक्ट फाइल को हम रीड नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट नहीं होने देंगे। तब तुम कह सकते हो ना कि सी एंड सी प्लस प्लस क्या है, डिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। आई बात समझ में? वही चीज लिखा हुआ है, पढ़ो। इट इज ए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, या इसको क्या बोलते हैं, मशीन डिपेंडेंट। इट इज ए मेजर ड्रॉबैक ऑफ सी, ये सी का मेजर ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक, लिमिटेशन, डिमेरिट, डिसएडवांटेज, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डिमेरिट ना, ठीक है, कमी, हाँ जो भी हो, राइट। तो देखो, तो यहाँ पर फिगर के द्वारा मैंने समझाया है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैंने प्रोग्राम लिखा है। सी प्रोग्राम में जो फाइल लिखोगे उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट सी होगा। क्या होगा, डॉट सी होगा, ठीक है। हर फाइल का फाइल एक्सटेंशन होता है ना। नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तुम बताओ। नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन .txt। तो मोबाइल चलाओगे तो कैसे पता? तो आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट टाइम था इसलिए हम जब पढ़ा रहे हैं तो फिर नहीं, ठीक है। तो ये चीज, तो उसी तरह से सी प्रोग्राम में फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट सी। सी प्लस प्लस में सीपीपी, जावा में डॉट जावा, पीएचपी में डॉट पीएचपी, VB डॉट नेट में डॉट VB। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो सोर्स डॉट सी, इसको जब कंपाइल करोगे तो कौन सा फाइल क्रिएट होगा, सोर्स डॉट ओबीजे। ओबीजे कहने का मतलब ऑब्जेक्ट फाइल, ओबीजे कहने का मतलब ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट फाइल को विंडोज पे तो एग्जीक्यूट कर गया ना, देखो ट्रिक लगा हुआ है ना। अब देखो तो मैक पे ले गए, क्या काम करेगा, नहीं करेगा। लिनक्स पे ले गए, क्या काम करेगा, नहीं काम करेगा। तो समझ गए होंगे मेरे, समझ गए ना, मशीन डिपेंडेंट। नेक्स्ट, इट डज नॉट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता है। क्लियर? अब क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो हम लोग सी प्लस प्लस में देखेंगे। इसको अगर अब यहाँ पे इसको समझाया भी नहीं जा सकता है, केवल ऐसे एक लाइन हम बोल सकते हैं, ठीक है। उस डेफिनेशन को बोलने से क्या फायदा जो समझ में ही नहीं आएगा। अगर मैं इसको बोलूं तो ऐसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द लेटेस्ट प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी which also reduce the complexity of program like procedural programming। लेकिन प्रश्न उठता है कि how do you reduce the complexity of program in case of object oriented। आप वहां पे फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते थे, यहाँ पर there are many tools are available of OOPS object oriented programming। बहुत सारा टूल्स है, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, मैसेज पासिंग, these are tools of object oriented programming, ठीक है। यही टूल्स प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। लेकिन आपको जानना होगा ना कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है। तो आप किस में पढ़ेंगे, सी प्लस प्लस में। बस आपको यही अभी जानना है कि सी डज नॉट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इट इज नॉट सिक्योर लैंग्वेज। सी एंड सी प्लस प्लस सिक्योर लैंग्वेज नहीं है, जबकि जावा हाईली सिक्योर लैंग्वेज है, VB डॉट नेट हाईली सिक्योर लैंग्वेज है। अब सिक्योर लैंग्वेज नहीं है क्यों? सी एंड सी प्लस प्लस सिक्योर लैंग्वेज इसलिए नहीं है कि ये पॉइंटर को सपोर्ट करता है। अब पॉइंटर जानना होगा, पॉइंटर क्या करता है, एक लाइन ऐसे ही मैं बता रहा हूं, किसी अभी वो समझ में भी नहीं आएगा। पॉइंटर किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को रखता है, किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को रखता है।
और किसी भी वेरिएबल का तुम एड्रेस जानने के बाद उसके वैल्यू को तुम क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब वो वेरिएबल, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वेरिएबल क्या होता है, एड्रेस क्या होता है, वो चीज आपको आगे समझ में आएगा। क्लियर? अभी आप नहीं समझ सकते हैं। हाँ बोलो। तो वो तो अलग से सिक्योरिटी का टूल अलग से प्रोवाइड किया जाता है ना जी। सब कुछ इसी के थ्रू कैसे हो जाएगा? अलग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट किया जाता है हर चीज के लिए ना। नेक्स्ट, इट डज नॉट सपोर्ट डेटाबेस डायरेक्टली। तुम जब जावा में सॉफ्टवेयर बनाओगे, साइन अप फॉर्म बनाओगे या कोई तुम वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो तो देखते हो ना, सबसे पहले पूछता है साइन अप करने के लिए, यूजर आईडी पासवर्ड बनाते हो तभी ना लॉगिन करते हो। तो तुम्हारा सबसे पहले साइन अप में तुम्हारा यूजर का डिटेल्स लेगा। तो यूजर का डिटेल्स जब तुम साइन अप करते हो तो कहीं ना कहीं डेटाबेस में सेव होता है ना। फेसबुक डायरेक्ट तुम यूज कर सकते हो क्या? जीमेल तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो? उसका सबसे पहले क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा यूजर का, तब ना आप ऑथराइज होइएगा, यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, तब आप क्या कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो। तो आपका फेसबुक के सर्वर पे आपका रिकॉर्ड क्या है, स्टोर है ना। आप देखते हो कि पासवर्ड भूल जाते हो तो पासवर्ड को चेंज कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो ना। यूजर प्रोफाइल कुछ चेंज करना है तो आप चेंज करते हो ना, ठीक है। तो आपका डेटा कहीं ना कहीं फेसबुक के सर्वर पे स्टोर है, जीमेल के सर्वर पे स्टोर है। तो स्टोर करने का काम कौन करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस। जिस तरह से मार्केट में बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी तरह से मार्केट में बहुत सारा डेटाबेस है। एसक्यूएल सर्वर है, माई एसक्यूएल है, अरे बात समझ में, साइबेस है, इन्फॉर्मिक्स है, DB2 है, ठीक है, ऑरेकल है, MS एक्सेस है, ठीक है। ड्राइव तो अलग चीज हो गया, अरे बात समझ में। तो ये सब डेटाबेस है। तो सी डेटाबेस को सपोर्ट नहीं करता है, समझ गए? इतना ही पॉइंट था, ठीक है। अब आप लोग भी मे बी अब थक गए होंगे, ठीक है। सर कैन यू एक्सप्लेन अबाउट स्कोप ऑफ सी लैंग्वेज, ठीक है। स्कोप तो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट स्कोप कहाँ पर इसका है, सिस्टम प्रोग्रामिंग करने के लिए, ठीक है, सिस्टम प्रोग्रामिंग में, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग का कोई स्कोप नहीं है, वो होता है ना कि किसी काम को जबरदस्ती करना, तो वो चीज आप कर सकते हैं। और आप स्कोप ऑफ, जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्या बताऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ सी, तो वहां पर आप देखिएगा ये सब क्या क्या यूज है। यहां तक देखो, यहाँ 1 मिनट, ये केवल यही है ना एप्लीकेशन ऑफ सी, इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ, 1 यूनिट कंप्लीट ही हो जाएगा ना, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ सी। अब तुम खुद से बता सकते हो, यूज नहीं लिखा हुआ है, यूज्ड लिखा हुआ है, डी लगा हुआ है यहाँ पर ना, छूटा हुआ है, बच्चा छोड़ा है। इट इज यूज टू डिजाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर। सी को किस लिए यूज करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए। क्लियर है? इट इज यूज टू डिजाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी तो बना सकते हैं, गेम प्रोग्रामिंग बना सकते हैं, ठीक है। DBMS में यूज होता है। मैंने क्या बोला था कि माई एसक्यूएल जो डेटाबेस है, ठीक है, तो वो हम कहाँ यूज कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इट इज यूज्ड इन DBMS। DBMS में इसको यूज किया जाता है, DBMS को डेवलप करने, जैसे माई एसक्यूएल तुम्हारा C++ में लिखा गया है, अरे बात समझ में। डेटाबेस एप्लीकेशन बनाने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। सी को रोबोटिक्स में भी यूज करते हैं, सी को कहाँ यूज करते हैं, रोबोटिक्स फील्ड में भी यूज करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ तक, ठीक है। जहां कंफ्यूजन होगा वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, वहां पर भी आप देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कहां से देखेंगे, टोकन्स, ठीक है। अटेंडेंस